दोस्तों, जहां पाकिस्तान की परमाणु धमकियों और भारत की सटीक रणनीति ने पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया था, क्योंकि जब यूएई में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि एक मंच पर बैठे थे, तो वहां भारत की कूटनीतिक चाल ने सबको हैरान कर दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों पर बमबारी बंद नहीं की, तो भारत तालिबान के साथ खुले तौर पर सामरिक सहयोग करेगा। और यही बयान इस पूरे परिदृश्य का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इसे अपनी हार के रूप में देखा। उसने तुरंत अपने रक्षा मंत्रालय और आईएसआई को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर भारत की इस रणनीति को रोका जाए। लेकिन मुनीर की समझ में नहीं आया कि भारत अब उस दौर में नहीं है। इस बार भारत ने केवल जवाब नहीं बल्कि एक पूरा सामरिक जाल बिछा दिया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार कर दिया जो सीधे अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी और तालिबान के रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। इस नेटवर्क का उद्देश्य था पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखना और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का डिजिटल मैप तैयार करना, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत को सिर्फ एक क्लिक में जवाबी कार्रवाई करने में समय न लगे। इसी दौरान भारत ने अफगानिस्तान को नवीनतम रडार इमेजिंग सैटेलाइट डाटा भी देना शुरू कर दिया, जिससे तालिबान की सेना पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की मूवमेंट को पहले से भांप लेती और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर देती। अब स्थिति यह थी कि पाकिस्तान का हर हमला खुद उसके ही खिलाफ जा रहा था, क्योंकि भारत के तकनीकी सहयोग से तालिबान के एयर डिफेंस सिस्टम इतने सटीक हो गए थे कि पाकिस्तान के जेट्स बॉर्डर के पार पहुंचने से पहले ही गिराए जा रहे थे। यह दृश्य देखकर पाकिस्तान के सैन्य विश्लेषक और पत्रकार खुद चौंक गए, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि तालिबान जैसी ताकत, जिसके पास पहले कोई तकनीकी दक्षता नहीं थी, वह अब इतने एडवांस तरीके से जवाब दे रहा है। दरअसल भारत ने तालिबान के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स तैयार की थी, जिसे ऑपरेशन वज्र कहा गया। इस टास्क फोर्स में भारत के सैन्य सलाहकारों ने तालिबानी कमांडरों को आधुनिक युद्धक रणनीतियों और हाइब्रिड वॉरफेयर के गुण सिखाए, जिससे तालिबान की सेना अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल और हवाई स्तर पर भी लड़ने में सक्षम हो गई थी। यही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान में अपने पुराने मित्र रूस के सहयोग से एक रक्षा तकनीकी केंद्र भी स्थापित किया, जहां रूसी और भारतीय इंजीनियर तालिबान के हथियारों को अपग्रेड करने में जुटे थे। इस केंद्र में पुराने अमेरिकी ड्रोन, नाइट विजन सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल रडार को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया गया, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स का हर मूवमेंट अब रिकॉर्ड हो रहा था। पाकिस्तान ने जब यह देखा कि भारत की तकनीकी पहुंच अफगानिस्तान के भीतर इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है, तो उसने चीन का दरवाजा खटखटाया। चीन ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को कुछ सर्विलांस ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम देने की घोषणा की। लेकिन चीन खुद भारत से सीधी टकराव नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी सहायता सीमित रखी। इस बीच भारत ने एक और बड़ी चाल चली। उसने ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ एक रीजनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया, जिससे अफगानिस्तान को ट्रांस बॉर्डर सपोर्ट मिलने लगा। यानी पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल लॉन्चिंग या एयर ऑपरेशन की खबर अब 4 देशों के नेटवर्क से होकर भारत तक पहुंचने लगी। यह सिस्टम इतना प्रभावी था कि पाकिस्तान के किसी भी गुप्त ऑपरेशन को लॉन्च होने के कुछ सेकंड में ही भारत पकड़ लेता था, और यही कारण था कि पाकिस्तान की हर कोशिश विफल हो रही थी। पाकिस्तान की जनता अब सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनके नेताओं ने भारत से दुश्मनी निभाकर सिर्फ देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। दूसरी ओर भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति और आत्मरक्षा की नीति के रूप में प्रस्तुत किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वह अफगानिस्तान के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तकनीकी सहयोग दे रहा है, न कि किसी देश पर हमला कर रहा है। भारत की यह कूटनीतिक पिच इतनी मजबूत थी कि अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस जैसे देश भी भारत के समर्थन में खड़े हो गए और पाकिस्तान का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान को यह महसूस होने लगा कि भारत के खिलाफ कोई भी बयान अब दुनिया में महत्व नहीं रखता, क्योंकि भारत की छवि एक स्थिर, जिम्मेदार और मानवतावादी राष्ट्र के रूप में बन चुकी थी। इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान में एक बड़ी आर्थिक परियोजना की घोषणा कर दी, जिसमें भारतीय कंपनियों ने कंधार और हेरात के बीच नई सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाने की योजना बनाई। यह भारत का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अब अफगानिस्तान की जनता पूरी तरह भारत के साथ जुड़ने लगी। उन्होंने सड़कों पर उतरकर भारत जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे पाकिस्तान का आखिरी नैरेटिव भी खत्म हो गया कि तालिबान भारत विरोधी है। अब पाकिस्तान के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो भारत से समझौता करें या फिर पूर्ण विनाश का जोखिम उठाए। लेकिन असीम मुनीर के अहंकार ने
उसे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करने दिया। उसने भारत को फिर से परमाणु धमकी दी, लेकिन इस बार भारत ने जवाब में कहा कि भारत की सुरक्षा नीति डेड हैंड प्रोटोकॉल पर आधारित है। यानी अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया तो भारत का जवाब इतना भीषण होगा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यह सुनकर पाकिस्तान की संसद और सेना दोनों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत के पास अब केवल S-400 या अग्नि सिस्टम नहीं बल्कि ऐसी स्वचालित जवाबी प्रणाली है जो किसी भी आक्रमण के बाद स्वतः लॉन्च हो जाती है। इस स्थिति ने पाकिस्तान के भीतर दहशत फैला दी और उसकी जनता सड़कों पर उतर आई। अब देश में तख्तापलट की चर्चा होने लगी। ISI और सेना के बीच दरार बढ़ने लगी और कई अधिकारी भारत के खिलाफ युद्ध का समर्थन छोड़ने लगे। इस बीच भारत ने UAE में चल रही शांति वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो भारत संयुक्त रूप से अफगानिस्तान की रक्षा में हस्तक्षेप करेगा और यह भारत की आखिरी चेतावनी होगी। तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत के रुख का समर्थन किया और कहा कि अफगानिस्तान अब किसी भी बाहरी आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार है, जहां इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। भारत और तालिबान के इस गठबंधन की घोषणा के बाद पाकिस्तान की सैन्य स्थिति पूरी तरह बिखर गई। चीन और तुर्की ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वे जानते थे कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एशिया की सबसे निर्णायक ताकत बन चुका है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में यह साबित कर दिया कि उसकी रणनीति केवल हथियारों की नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य की भी है। उसने बिना एक भी मिसाइल छोड़े पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ला दिया और इस जीत ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब किसी राष्ट्र के पास दृष्टि, तकनीक और आत्मविश्वास हो तो कोई भी दुश्मन उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि सोच और नीतियों में होती है। और भारत ने इस नए युग में यह साबित कर दिया कि वह अब दक्षिण एशिया का निर्णायक नेता बन चुका है और कोई भी धमकी उसकी शांति और शक्ति दोनों को नहीं डिगा सकती। तीसरा भाग उस निर्णायक मोड़ से शुरू होता है जब भारत की रणनीति ने पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया था। पाकिस्तान की नीतियां ध्वस्त हो चुकी थीं, उसकी अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही थी और उसकी जनता अब खुले तौर पर सवाल पूछने लगी थी कि आखिर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के सामने उनके नेताओं ने देश को क्यों बर्बाद किया। लेकिन भारत का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि नया भू राजनीतिक समीकरण बनाना था, जिसमें भारत सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक नीति निर्माता के रूप में उभरे। इस चरण में भारत ने अपनी कूटनीति, रक्षा और तकनीकी शक्ति को एक साथ जोड़कर एक ऐसा तंत्र तैयार किया जो दुनिया के किसी भी देश के लिए एक मॉडल बन गया। भारत ने अपने 3 स्तंभों आर्थिक शक्ति, तकनीकी श्रेष्ठता और मानवीय नीति के जरिए यह दिखाया कि एक राष्ट्र युद्ध के बिना भी जीत सकता है। जब पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव चरम पर था, उसी दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक नई पहल रखी जिसका नाम था एशियन पीस और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। यह प्रस्ताव सिर्फ कागजी नहीं था बल्कि इसमें व्यावहारिक उपाय दिए गए थे कि कैसे एशियाई देश मिलकर आतंकवाद, तस्करी और साइबर अपराध के खिलाफ साझा तंत्र बना सकते हैं। इस पहल पर पहले चीन, रूस और मध्य एशिया के देशों ने चुप्पी साधी, लेकिन जब अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन दिया तो पूरी स्थिति पलट गई। भारत अब किसी पश्चिमी देश का अनुयायी नहीं बल्कि नीति निर्धारक बन चुका था। इस बदलाव को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि भारत ने अपनी रक्षा नीति में कैसे एक क्रांतिकारी बदलाव किया। भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के तहत रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलित संबंध रखे। उसने रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम लिया, लेकिन उसी समय अमेरिका से F-30 फाइटर जेट्स की तकनीक ट्रांसफर की मंजूरी भी ली। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का रक्षा उद्योग अब पूरी तरह आत्मनिर्भर होने लगा। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया को अपने रक्षा निर्यात का नया बाजार बना लिया, जिससे पाकिस्तान का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र खत्म हो गया। इसी दौरान भारत ने एक और रणनीतिक कदम उठाया।
उसने सेंट्रल एशिया के 5 देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर एक नया कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू किया, जिसे हिंदुश इकोनॉमिक बेल्ट कहा गया। यह बेल्ट न केवल भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का नया मार्ग बना, बल्कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सीधा जवाब भी साबित हुई। इससे चीन के गलियारे कमजोर हुए और भारत का प्रभाव मध्य एशिया में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। पाकिस्तान इस पूरी स्थिति को रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दोनों ही कमजोर हो चुकी थी। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी केंद्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया और वहां स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड भी जारी किया, जिससे वहां के युवाओं को भारत के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना विकसित हुई। यह सॉफ्ट पावर रणनीति पाकिस्तान की धार्मिक उग्रवाद वाली नीति के बिल्कुल विपरीत थी। जहां पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों में आतंक और घृणा फैला रहा था, वहीं भारत शिक्षा, विकास और सहयोग के संदेश के साथ आगे बढ़ रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस दृष्टिकोण की सराहना हुई और भारत को वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ का वास्तविक नेता माना जाने लगा। इसी दौरान एक और बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए और भारत को एक ट्रेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया। इस घोषणा का अर्थ यह था कि अब भारत को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों तक विशेष पहुंच प्राप्त हो जाएगी और अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएंगी। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी घरेलू उत्पादन नीति मेक इन इंडिया 2.0 को आगे बढ़ाया। इसके तहत रक्षा, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्रों में भारी निवेश आया। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी और रुपए की मजबूती ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। इस आर्थिक उभार ने भारत को पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त दिला दी, क्योंकि अब भारत की सैन्य तैयारी भी घरेलू पूंजी से संचालित होने लगी थी। भारत ने इस नए युग में युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। जहां पाकिस्तान पुराने हथियारों और धमकियों में उलझा था, वहीं भारत साइबर वॉर, स्पेस डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी हो गया। भारत ने अपने रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ को नई दिशा दी और मिशन त्रिशूल के तहत स्वायत्त ड्रोन स्क्वाड्स और लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए, जो किसी भी दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकते थे। इस तकनीकी छलांग ने भारत की सैन्य प्रतिष्ठा को नया आयाम दिया और दुनिया के कई देशों ने भारत से रक्षा सहयोग की मांग की। पाकिस्तान की सेना ने जब देखा कि भारत की यह नई प्रणाली उसके पारंपरिक हथियारों को अप्रासंगिक बना रही है, तो उसने चीन से मदद मांगने की कोशिश की। लेकिन चीन भी अब भारत को सीधे चुनौती नहीं देना चाहता था, क्योंकि भारत उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक बन चुका था। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह भारत से टकराव नहीं बल्कि बातचीत करें। लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी गुटों के दबाव में कोई निर्णायक नीति नहीं बन पाई। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए भारतीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की, जिससे उन देशों को बुनियादी ढांचे के लिए सस्ता कर्ज मिलने लगा। इसका असर यह हुआ कि भारत न केवल एक सैन्य सहयोगी बल्कि एक आर्थिक संरक्षक के रूप में उभरा। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की विदेश नीति का मूल तत्व यही था कि विकास ही सुरक्षा है। जबकि पाकिस्तान अभी भी युद्ध की भाषा बोल रहा था, भारत ने इस नीति के तहत पूरे एशिया में अपनी साख को बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग और तेज हो गई। रूस और फ्रांस ने इसका समर्थन किया और अमेरिका ने भी अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान मिलना चाहिए। यह वह क्षण था जब भारत ने सचमुच वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की कर ली थी। अब भारत केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक दृष्टि बन चुका था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो विश्व शांति, संतुलन और विकास पर आधारित था। पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी। उसकी मुद्रा गिरती जा रही थी, विदेशी कर्ज बढ़ रहा था और जनता में बगावत का माहौल था। वहीं भारत ने अपनी सीमाओं पर डिजिटल बॉर्डर सिक्योरिटी नेटवर्क लागू कर दिया, जिससे पाकिस्तान के किसी भी आतंकी मूवमेंट को तुरंत ट्रैक किया जा सके। यह नेटवर्क क्वांटम इंक्रिप्शन तकनीक पर आधारित था और दुनिया का सबसे सुरक्षित रक्षा ढांचा माना गया। इस सिस्टम ने भारत की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया और दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों ने इसे 21वीं सदी का सबसे उन्नत सुरक्षा कवच बताया। जब पाकिस्तान ने अंतिम प्रयास के रूप में सीमा पर घुसपैठ बढ़ाई, तो भारत ने बिना किसी गोली चलाए सिर्फ साइबर अटैक के जरिए पाकिस्तान की संचार प्रणाली ठप कर दी। पूरे देश का इंटरनेट, बिजली और बैंकिंग सिस्टम 24 घंटे के लिए बंद हो गया। इस डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की सेना की रीढ़ तोड़ दी और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत अब किसी भी दुश्मन को बंदूक से नहीं बल्कि तकनीक से पराजित कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार को भारत के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा।
भारत ने इस वार्ता में यह शर्त रखी कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा, अपनी भूमि से आतंकी ठिकाने हटाने होंगे और भारत विरोधी संगठनों को प्रतिबंधित करना होगा। पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं था और उसने भारत की सभी शर्तें मान लीं। इस प्रकार भारत ने बिना युद्ध के जीत हासिल की। उसने यह साबित किया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि विवेक, नीति और दूरदर्शिता में होती है। और यही वह क्षण था जब दक्षिण एशिया में भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ, एक ऐसी शक्ति जो अब विश्व व्यवस्था को दिशा देने में सक्षम थी, एक ऐसा भारत जो अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि युग निर्माता बन चुका था। चौथा भाग उस ऐतिहासिक मोड़ से आरंभ होता है जब भारत ने बगराम एयरबेस और सेंट्रल एशिया में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब पूरी एशियाई शक्ति संतुलन को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। यह वह समय था जब भारत की नीति संघर्ष से सहयोग में परिवर्तित हो चुकी थी, लेकिन इस सहयोग की बुनियाद शक्ति और आत्मनिर्भरता पर टिकी थी। भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि सीमाओं से परे रणनीतिक समीकरणों का निर्माता बन चुका था। बगराम पर भारत की सफल तैनाती के बाद जब पाकिस्तान की नीति धराशायी हुई और चीन अपनी चालों में उलझ गया, तो भारत ने इस अवसर का उपयोग एशिया में शक्ति संतुलन पुनर्गठन के लिए किया। इस नीति के तहत भारत ने अपने 3 मोर्चे खोले, पहला आर्थिक, दूसरा सामरिक और तीसरा कूटनीतिक। इन तीनों मोर्चों पर भारत ने जिस गति और रणनीति से कार्य किया, उसने न केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, चीन और रूस तक को हैरान कर दिया। भारत ने सबसे पहले अपनी आर्थिक शक्ति को हथियार की तरह प्रयोग किया और इंडो एशिया ट्रेड नेटवर्क की स्थापना की, जिसके तहत भारत ने मध्य एशिया, खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ने वाला एक नया आपूर्ति मार्ग शुरू किया। यह मार्ग पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार कर रहा था और चाबार से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक भारतीय कार्गो बिना किसी रुकावट के पहुंचने लगे। इस व्यापारिक गलियारे ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी बल्कि एशिया में भारत को नया आर्थिक केंद्र बना दिया। वहीं सामरिक स्तर पर भारत ने अपने सैटेलाइट नेटवर्क को और मजबूत किया। RIAT-X नामक नया रडार सैटेलाइट छोड़ा गया जो एक साथ 5 देशों 5 के सीमाई क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम था। इस तकनीक से भारत को न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया की सुरक्षा स्थिति पर रियल टाइम डाटा मिलने लगा, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों की गतिविधियां भारत की नजर में आ गईं। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन सहज नाम दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य था क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत बनाना। भारत ने इन अभियानों में अपने नए ड्रोन सिस्टम गरुड़वी और अग्निपंख 2 का प्रदर्शन किया, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक थी और जो ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम थे। इस तकनीकी शक्ति प्रदर्शन ने भारत की सैन्य क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने जब देखा कि भारत की यह तैनाती स्थायी स्वरूप ले रही है, तो उन्होंने चीन से मदद की गुहार लगाई। लेकिन चीन पहले ही भारत की आर्थिक कूटनीति से दबाव में था, क्योंकि भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक मरीन कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना लिया था, जिसने चीन की नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अब युद्ध नहीं बल्कि व्यवस्था का प्रतीक है। यह वाक्य सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत की नई दिशा की घोषणा थी। भारत ने अपनी विदेश नीति को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जोड़ा, लेकिन इस बार यह आदर्श किसी कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन चुका था। भारत ने अपने मानव संसाधन, विज्ञान और तकनीक का उपयोग न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में किया। उसने अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां हजारों अफगान छात्र पढ़ने लगे। वहीं उज्बेकिस्तान में इंडो मेडिकल इंस्टीट्यूट खोला गया। इस मानवीय प्रयास ने भारत की सॉफ्ट पावर को अप्रत्याशित रूप 100 से बढ़ा दिया। अब अफगानिस्तान का हर नागरिक भारत को अपने विकास का भागीदार मानने लगा। पाकिस्तान के दुष्प्रचार चैनलों की सारी कोशिशें विफल हो गईं। भारत की छवि अब रीजनल हीरो की हो चुकी थी। इसी समय रूस ने भारत को एशिया स्टेबिलिटी पार्टनर की संज्ञा दी और अमेरिका ने भारत के साथ टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को सबसे उन्नत रक्षा तकनीक तक पहुंच मिल गई। इस समझौते के तहत भारत ने स्पेस डिफेंस शील्ड प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें भारत ने अपने अंतरिक्ष आधारित हथियार प्रणाली को विकसित करना शुरू किया। यह वही समय था जब भारत ने पहली बार लाइट स्पेस डिफेंस लेजर का सफल परीक्षण किया, जो किसी भी दुश्मन के उपग्रह को निष्क्रिय कर सकता था।
इस प्रयोग ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब तकनीकी दृष्टि से अमेरिका और रूस के बराबर पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस तेजी से हो रहे विकास को देखकर भयभीत था, क्योंकि उसकी सीमाओं पर भारत की तकनीकी मौजूदगी बढ़ चुकी थी। भारत ने एलओसी पर क्वांटम सेंसिंग नेटवर्क स्थापित किया था, जो किसी भी घुसपैठ की कोशिश को माइक्रोसेकंड में पकड़ सकता था। पाकिस्तान ने अपने आतंकी ठिकानों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन वज्र के तहत उन सभी ठिकानों को ड्रोन स्ट्राइक से नष्ट कर दिया। यह सब बिना किसी पारंपरिक युद्ध के हुआ। दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने भारत की इस रणनीतिक सफलता की सराहना की। भारत अब एशिया का शक्ति स्तंभ बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को 150 से अधिक देशों का समर्थन मिला। इस वैश्विक समर्थन के बीच भारत ने अपने एशियन यूनिटी विजन 2050 की घोषणा की, जिसमें उसने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत एशिया को आतंकवाद मुक्त, आर्थिक रूप से एकीकृत और तकनीकी रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करेगा। पाकिस्तान की स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी सेना के भीतर ही विद्रोह शुरू हो गया। कुछ अधिकारी भारत के साथ शांति चाहते थे, तो कुछ चीन के भरोसे जंग की बात कर रहे थे। लेकिन चीन अब खुलकर पाकिस्तान का साथ देने से कतराने लगा, क्योंकि उसे डर था कि भारत और क्वाड देशों की संयुक्त शक्ति उसके लिए खतरा बन जाएगी। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नॉर्दर्न सिक्योरिटी कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को कास्पियन सागर के तट तक सीधी लॉजिस्टिक पहुंच मिल गई। इस समझौते से भारत को मध्य एशिया की ऊर्जा आपूर्ति का वैकल्पिक स्रोत मिल गया और पाकिस्तान का भू राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। अब भारत एक रीजनल कमांड सेंटर के रूप में उभर चुका था, जहां से वह दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप तक रणनीतिक सहयोग को संचालित कर सकता था। इस बदलाव ने पूरी वैश्विक राजनीति की धारा मोड़ दी। अमेरिका, रूस और यूरोप सभी को अब एशिया में भारत के नेतृत्व की जरूरत महसूस होने लगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।